हाय, स्वागत है आपका कहानी कॉकटेल चैनल पर। आज मैं आपको 2015 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द घोस्टली ट्राइब। स्पॉइलर अलर्ट। कई बार चीन में अजीब चीजें पाई गई हैं। विभिन्न खुदाई के दौरान हड्डियां जो किसी जात जीव की नहीं है, यहां तक कि डायनासोर की भी नहीं, से लेकर 1000 सालों पुराने शरीर तक जिनकी त्वचा और मांस अभी भी सही है। इसमें से एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर यांग चालिन, जो 1978 में कुनलुन माउंटेन्स में पोस्ट 749 की शुरुआत करते हैं। एक विशेष टीम जो इन रहस्यमय खोजों के पीछे के रहस्य को पता लगाने के लिए समर्पित है। ये 1997 है और हुबाई उन कई सैनिकों में से एक हैं जो खुदाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काम थका देने वाला है और वह अक्सर थकान के कारण गिर जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा वहां होती है ताकि वह उनकी मदद कर सके और उन्हें ताकत वापस दिला सके। जब हुबाई पहली बार उससे मिला तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे बहुत समय से जानता है। उन दोनों के बीच एक ऐसा बंधन है जिससे उसका दोस्त कैंग सन जलता है। टीम एक और विशाल खोपड़ी निकालती है जो कि एक अज्ञात जानवर की है। तभी अचानक गुफा हिलने लगती है और एक भयंकर विस्फोट होता है जिससे पूरा कैंप नष्ट हो जाता है। सैनिक, जिन्हें अधिकारी हान ज्यूयांग द्वारा नेतृत्व दिया गया है, अपने हथियारों को तैयार करते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ श्रमिक हैं। इस घटना से पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल जाता है, इसलिए प्रोफेसर यांग के साथ जाने और जांच करने के लिए एक विशेष टीम गठन किया जाता है। यांग पिंग तुरंत अपने पिता की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ती है और इससे हुबाई भी स्वेच्छा से आगे आता है, जो बारी बारी से चैंग सन को भी लाने के लिए मजबूर करते हैं। टीम गुफा में प्रवेश करती है और खोजे गए रास्ते का पालन करती है जब तक कि वे एक विशाल खाई के सामने नहीं आ जाते। जिसे ही वे लटक कर नीचे जाते हैं, वे तितली जैसे एक जीव को उड़ते हुए देखते हैं। वे अंततः एक बर्फीले प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं जिसमें एक और खाई है, इसलिए वे इस खाई में भी नीचे उतरते हैं जब तक कि वे एक अन्वेषण की गई गुफा नहीं पाते जो अजीब जीवाश्मों से भरी होती है। कुछ समय तक घूमने के बाद वे एक बाहर निकलने का रास्ता पाते हैं। वहां प्रोफेसर यांग हुबाई को बताते हैं कि कहावतों के अनुसार इस क्षेत्र में कहीं एक प्राचीन साम्राज्य का द्वार है। उनकी बात अचानक तब बाधित होती है जब अन्य सैनिक उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं। बर्फ पर एक विशाल पंजे का निशान। हान और बाकी टीम पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा स्थापित करने का काम पूरा करते हैं। प्रोफेसर यांग और उनके लोग पंजे के निशान का अनुसरण करना शुरू करते हैं ताकि उस जानवर को ढूंढ सकें जिसने इसे छोड़ा है, जो वास्तव में पास ही है। हालांकि वे पहले जो जीव पाते हैं वे गुफा से छोटे उड़ने वाले जीव हैं, लेकिन जब वे उन्हें करीब से देखते हैं तो वे देखते हैं कि वे तितली जैसी नहीं है। वे अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे एक आस्तीन पर उतरते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक सैनिक एक को अपने नंगे हाथ से पकड़ता है तो यह एक गलती साबित होती है। वह अचानक एक नीली आग से जलने लगता है और तेजी से जलता है जब तक कि उसकी हड्डियां ही नहीं बचती। जल्द ही वे इन चमगादड़ों से घिरे होते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोली चलाना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ सैनिकों को आग में जला देते हैं। सभी गोलियां विशाल जानवर को डराती हैं और इसे भागने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन ये एक भारी हिमस्खलन का कारण बनता है। टीम पहाड़ से नीचे दौड़ने लगती है क्योंकि बर्फ कई सैनिकों को निगल लेती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे और आगे नहीं जा सकते। उनके सामने एक गहरी खाई होती है। उनके पास कूदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग हुबाई और उनकी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। यह जोड़ी गिरती है और उनकी रस्सी एक बर्फ के टुकड़े पर फंस जाती है और किनारों पर कुछ बार हिलने के बाद घर्षण से रस्सी टूट जाती है और दोनों गिर जाते हैं। कई महीने बाद जब वह एक ट्रेन में सो रहा होता है तो हुबाई यह समझ नहीं पाता कि वह उस गिरावट से कैसे बच गया, खासकर जब उसने और अधिक लोगों को खो दिया जो अपने सिर से टकराकर या बर्फ से मारे गए। जब वह खाई के नीचे जागता है तो टीम के केवल सदस्य बचे हैं, हुबाई, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और चांग सन। जितना हो सकता था उतनी चीजों को इकट्ठा करने के बाद उनकी बहुत छोटी सी टीम मशालें जलाती है।
और अपनी खोज जारी रखती है। वे एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं जिसमें एक ऊंचा टॉवर है और चारों ओर बुनियादी ढांचे के खंडहर हैं, जिसे प्रोफेसर यांग पवित्र महल कुनलून कहते हैं। यह टॉवर 9 स्तरों का माना जाता है जहां दानव जीवों को बंद किया गया है, और यह वही है जो प्रोफेसर यांग हमेशा से खोज रहे थे। वह एक श्रद्धा के संकेत में घुटने के बल बैठते हैं और फिर एक मोमबत्ती जलाते हैं जो किसी प्रकार के वेदी पर रखी होती है, जो एक डरावनी लंबी लौ बनाती है जो टॉवर के चारों ओर लाल चमक के साथ कई चमगादड़ों को बुलाती है। प्रोफेसर यांग मानते हैं कि हु बाई और उनकी बेटी टॉवर का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें भेजते हैं। वे हाथ में हाथ डालकर अंदर जाते हैं। प्रोफेसर का सिद्धांत सच साबित होता है। दरवाजा खुलता है और टॉवर के शीर्ष पर एक प्रकाश प्रकट होता है जो एक झुंड आत्माओं को बुलाता है जो कमरे को भर देती है। लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो जाता है जब चंग सन मोमबत्ती बुझा देता है, क्योंकि उसे शैतान के दरवाजे खोलने का विचार पसंद नहीं आता। गुफा गिरने लगती है, इसलिए सब भागते हैं और चमगादड़ों से बचने के लिए चट्टानों की तरफ जाते हैं। चंग सन अपने आप को बलिदान करता है और पीछे रह जाता है ताकि वह चारा बन सके। वह नीली आग से चमगादड़ों द्वारा मारा जाता है। जब उसका शरीर फटता है तो कई को मार देता है। फिर भी कुछ चमगादड़ आजाद हैं और वे बचे हुए तीनों का पीछा करते हैं। वे एक निकास पाते हैं, लेकिन वे आगे नहीं जा सकते। यह उन्हें एक झरने के पीछे की ऊंची धार पर ले जाता है। जब चमगादड़ वहां पहुंचते हैं तो हु बाई उन्हें एक मशाल से दूर करने की कोशिश करता है। वे उसे काट लेते हैं और उसके कंधे पर आग लगा देते हैं। यांग पिंग उसे धार में धकेल देती है ताकि वह पानी में गिर जाए और आग बुझ जाए। वह और उसके पिता तेजी से उसका पीछा करते हैं। हु बाई और यांग पिंग पानी के नीचे एक दूसरे को पाते हैं, लेकिन जल्दी ही एक और विशाल डायनासोर जैसे जीव द्वारा जुदा कर दिए जाते हैं, जो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। घायल हु बाई तैरता है और बर्फीले तापमान से होकर वापस बेस पर पहुंच जाता है। उसके कंधे की जलन का इलाज किया जाता है, जबकि अधिकारी हान उसे बताते हैं कि उन्होंने टीम के सभी शवों को खोज लिया है, सिवाय यांग पिंग और प्रोफेसर के। हु बाई एकमात्र जीवित बचा है। वह इस जीवन को छोड़ने और घर लौटने का निर्णय लेता है, लेकिन ट्रेन की सवारी के दौरान वह हमेशा कल्पना करता है कि कैंग सन उसके साथ है, और जब वह भ्रांति चली जाती है तो खुद को निराश पाता है। हु बाई एक ट्रेन स्टेशन पर गांव के पास उतरता है और उसे उसके नए एम्प्लॉय मिस्टर वांग द्वारा उठाया जाता है, बिना यह जाने कि अधिकारी हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसकी तलाश कर रहे हैं। अब साल 1922 ही है और हु बाई मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम करना शुरू करता है। जब वे एक साथ दोपहर का भोजन करने जाते हैं, मिस्टर वांग उसे एक स्थानीय रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां हु बाई को अपने बचपन के दोस्त वंग कैशुआन से मिलकर आश्चर्य होता है, जो वहां एक मनोरंजनकर्ता के रूप में काम करता है। हु बाई को शक है कि मिस्टर वांग ने उसे वहां जानबूझकर लाया है। लाइब्रेरी में काम करते हुए हु बाई प्रोफेसर यांग के शोध की एक किताब पाता है जिसमें दानव टॉवर का चित्र भी है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसे खोलना हमेशा प्रोफेसर का लक्ष्य रहा है और वे हमेशा से जानते थे कि हु बाई और यांग पिंग इसे कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने उन्हें एक साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश की। इस बीच पोस्ट 749 पर अन्वेषकों को एक ताबूत मिलता है जिसमें एक जीवित महिला है जो यांग पिंग की तरह दिखती है, लेकिन खुद को शर्ली कहती है। वह कुछ रहस्यमय शक्तियों के साथ दिखती है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन यांग पिंग को कुछ याद नहीं है, इसलिए फिलहाल वे उसे बंद रखते हैं और लगातार उसे देखभाल में रखते हैं। उधर कोई हु बाई को लाइब्रेरी में प्रोफेसर यांग की किताबें भिजवाता है जिनमें उसके लिए विशेष पन्ने चिह्नित होते हैं। वंग कैशुआन के समर्थन से वह इन कहावतों के प्रति जुनूनी हो जाता है और महीनों तक उनका अध्ययन करता है, जिससे उसे उनके पीछे की असली कहानी समझने में मदद मिलती है। एक समय एक मानव जाति थी जो दानवों की दुनिया से थी, जिसके पूर्वज शनि से आए थे। वे दानव और इंसान दोनों के उत्तराधिकारी हैं और यह टॉवर उनकी विरासत है। यह कहा जाता था कि टॉवर की रक्षा करने वाले गार्ड्स होने चाहिए, लेकिन 10,000 साल पहले यह जाति धरती से गायब हो गई क्योंकि इंसानों ने अंततः दानवों के नियंत्रण से बाहर निकलना शुरू कर दिया था।
हालांकि अब भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था, जैसे कि वह और यांगपिंग टॉवर को क्यों खोल सकते हैं, प्रोफेसर इसे क्यों खोलना चाहते थे और कौन उसे ये सभी किताबें भेजता रहता है। 3 साल बाद 1985 में अधिकारी हान यह जानकर चौंक जाता है कि उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को पहाड़ों में पाया है, जो एक गुफा में छिपा हुआ था। इस बीच पश्चिम चीन में ऑयल सिटी एक रहस्यमय विशाल जानवरों के हमले का सामना कर रहा है। वे अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते सिवाय खंडहरों के। प्रोफेसर यांग हान को बताते हैं कि यह टॉवर खोलने के नतीजे के कारण हो सकता है, इसलिए वह क्षेत्र की जांच करने जाता है। यह घटना हुबाई के कंधे के निशान को जगा देती है, जो अक्सर उसे परेशान करता था। वह डॉक्टर के पास जाता है, जो सिस्टम पर देखकर निशान की लोकेशन बताते हैं। एक दोपहर कंधे का दर्द इतना तेज हो जाता है कि अचानक यह हुबाई की पीठ पर आग लगा देता है। उसकी शक्तियां बाहर आने लगती हैं, जिससे लाइब्रेरी में हर फर्नीचर का सामान उड़ने लगता है। मिस्टर वैंग वहां आते हैं, इसे पूरी तरह से स्वाभाविक मानते हैं और समझाते हैं कि चमगादड़ के हमले के कारण हुबाई का खून एक दानव शक्ति से संक्रमित हो गया था, जो अब उसे शक्तियां देता है, लेकिन ये उसे नरक में भी खींच सकती है। हुबाई यह नहीं समझता कि मिस्टर वांग ये सब कैसे जानते हैं, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके लाइब्रेरी को एक पुरानी कब्र में बदल देता है और बताता है कि वह सूलिन राष्ट्र के राजकुमार यी का रक्षक है। यहां भी रक्षक आत्माएं हैं, जैसे कि टॉवर में थी, जिसमें चैंग सुन की आत्मा भी शामिल है। मिस्टर वांग समझाते हैं कि राजकुमार यी हुबाई का पूर्वज था और वह मानवता को तकनीकी रूप से उन्नत दानव जाति के खिलाफ नेतृत्व करने वाला था, जिसने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। राजकुमार यी ने अपने शरीर का उपयोग करके टॉवर को सील किया और अधिकांश दानव ग्रह छोड़कर भाग गए। हालांकि उनमें से कुछ छिप गए और मानव रूप धारण कर लिया, यहां तक कि उन्होंने इंसानों से शादी तक की। वे हुबाई को इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि एक उत्तराधिकारी के रूप में वह एकमात्र है जो टॉवर को खोल सकता है और दानवों को फिर से स्वतंत्र कर सकता है। उधर पोस्ट 749 पर अधिकारी हान यह जानकर गुस्सा है कि उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को खो दिया है, लेकिन एक न्यूज उसके मूड को चेंज कर देती है। शर्ली जाग चुकी है और दावा करती है कि उसके पास अपनी यादें वापस आ गई हैं, इसलिए वह अपने पिता को खोजने के लिए हुबाई के साथ जाना चाहती है। हान लाइब्रेरी में उसे भर्ती करने के लिए आता है, लेकिन हुबाई वापस शामिल होने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पिछले मिशन के दौरान इतनी मौतें देखने को मिली हैं। हालांकि जब वह शर्ली के बारे में जानता है तो वह जल्दी से अपना मन बदल लेता है, क्योंकि वह यांगपिंग को बहुत याद करता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि उसके लिए जाना एक बुरा आइडिया है। दानव उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि वह टॉवर को फिर से खोल सके, लेकिन हुबाई यह समझना चाहता है कि यांगपिंग कैसे वापस जीवित हो गई है और अब दानव आत्माएं भी राजकुमार की कब्र पर हमला कर रही हैं, इसलिए इसके स्रोत पर कुछ करना जरूरी है। हुबाई वांग कैशुआन के साथ लाइब्रेरी छोड़कर चल देता है। वे उत्तर चीन की यात्रा करते हैं, जहां वे टीम से मिलते हैं जो प्रोफेसर की खोज करेगी। चेन डोंग, एक महिला, सियाओ वेवै, कुछ सैनिक और निश्चित रूप से शर्ली। हुबाई फिर से उसे देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाता, लेकिन जब वह उसका नाम लेता है तो वह यांगपिंग के बजाय शर्ली कहलाने पर जोर देती है। टीम ऊंटों का उपयोग करके रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक एक बालू के तूफान में फंस जाते हैं, इसलिए वे तेजी से भागते हैं ताकि इसे पीछे छोड़ सकें। एक बात जो वे नहीं देखते हैं कि यह बालू का तूफान उनके पीछे नहीं आता है, क्योंकि वे एक अदृश्य बल क्षेत्र को पार करते हैं जो तूफान को दूर रखता है। वे ऑयल सिटी के खंडहरों में प्रवेश करते हैं। जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में उतरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वास्तव में वे अपनी भागदौड़ के दौरान कुछ लोगों को खो चुके हैं, जिसमें वंग कैशुआन भी शामिल है। यह दूसरी टीम अभी भी रेगिस्तान में है, बिना अपने ऊंटों के, इसलिए वे दूर से देखे गए कुएं की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उन पर एक दानव प्राणी का हमला होता है। वे भागते समय बंट जाते हैं। दानव एक सैनिक को मार डालता है। जब बाकी लोग कुएं तक पहुंचते हैं, वहां एक दूसरा दानव मिलता है। यह दानव सभी लोगों को मार डालता है, सिवाय वंग कैशुआन और एक दोस्त के,
जिनको एक साइकिल मिलती है और वे वह से बचकर भाग जाते हैं। वे ऑयल सिटी में बाकी टीम से मिलते हैं जो चारों ओर घूम रहे हैं और केवल खंडहरों और शवों को खोज रहे हैं। दानवों के बारे में सुनकर हु बाई एक और नरसंहार से बचने के लिए मिशन को छोड़ना चाहता है, लेकिन चेन डोंग और शर्ली अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि दानव उन्हें खोज लेते हैं और टीम को लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है। वे अपने आप को सशस्त्र करते हैं और पहले जानवर को गोली मारते हैं। सोचते हैं कि उन्होंने इसे मार डाला है, फिर वे दूसरे का पीछा करते हैं। हालांकि जब वे पीछे मुड़ते हैं तो पहला गायब होता है। जब टीम जीवों से लड़ती है, शर्ली एक पुराने स्कूल में भाग जाती है और हु बाई उसका पीछा करता है। वह वहां छत से लटके हुए कई शवों को देखता है। वह जमीन में एक छिद्र देखता है जिसमें वह प्रवेश करता है, जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाता है। वहां एक दानव भी है जो हु बाई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके, शर्ली प्रकट होती है और उसे काबू में कर देती है, जिससे वह भाग जाता है। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हु बाई के बेहोश शरीर को ताबूत में उठाती है, जिसे वह बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। शहर में अधिक दानव आ चुके हैं, इसलिए टीम ऊंची इमारतों के उच्चतम स्तरों में छिपती है ताकि वे दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर चला सकें। वे कुछ को मारने में सफल होते हैं, लेकिन अधिकांश दानव उन्हें चकमा देकर और इमारतों पर चढ़कर उनके पीछे आने लगते हैं। वे खुद को एक मैनेक्विन की तरह छिपाकर बच निकलती है। फिर वह वंग कैशुआन के साथ एक बस में छिप जाती है। वे उस दानव के लगातार हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो लगातार उस वाहन पर हमला कर रहा है। हु बाई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकलने के लिए बेताब है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके घाव तेजी से भर रहे हैं। मिस्टर वांग की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। उसे बताती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीवित करने में मदद करेगा। फिर हु बाई खुद को अंधेरे में गिरते हुए और टॉवर के सामने पाता है। वहां वह अंततः जान पाता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ था। वह जानवर उसे गुफा में लाया और उसे आग पर डाल दिया, जिससे उसका शरीर जल गया और दानव रानी ने उसे अपने कब्जे में लेने के लिए उपयुक्त बना दिया। अब शर्ली दानवों पर नियंत्रण कर रही है और उन्हें शहर में छोड़ रही है। जब जानवर चला जाता है तो हु बाई टॉवर के पास जाकर रानी की आत्मा से बात करता है। रानी उसे बताती है कि यांग पिंग वह दूसरी व्यक्ति थी जो दरवाजा खोल सकती थी, क्योंकि वह उसकी वंशज है। वह अपने शरीर को छोड़ने से इनकार करती है और यह बताती है कि उसे मारने से यांग पिंग भी मरेगी। हु बाई कसम खाता है कि वह एक रास्ता निकालेगा और इस पर यकीन मानते हुए रानी उसे शहर में वापस भेज देती है। हु बाई बस पर हमले कर रहे दानव को खोजता है और उसे जल्दी से गोली मारता है ताकि वह अपने दोस्तों को बचा सके, लेकिन वह चेन डोंग के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो एक छत के किनारे लटक रहा है। शर्ली को हु बाई सी टॉवर का दरवाजा खुलवाना था, जिससे वह उसकी रक्षा करती है और जानवरों को भगाने के लिए उन पर एक कार फेंक देती है। उनके दोस्तों पर हमला करने वाले अभी भी आसपास हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। चेन डोंग अपने सर पर अपनी बंदूक रखकर अपने जीवन को एक दानव को देने के बजाय अपने आत्महत्या का चुनाव करता है। लेकिन उस क्षण में जब हु बाई शर्ली की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वह कभी भी यांग पिंग को वापस नहीं पाएगा, तो वह उसे 3 बार गोली मार देता है, जिससे सभी दानव विघटित हो जाते हैं और टॉवर ढह जाता है। शर्ली ये मानती है कि हु बाई ही उसे मारने की शक्ति रखता है और बेहोश होने से पहले उसे चूमती है और यांग पिंग में वापस बदल जाती है। हु बाई उसकी मौत पर रोता है, लेकिन अचानक यांग पिंग बोलती है और यह व्यक्त करती है कि वह उसे एक बार फिर देखकर खुश है। हु बाई उसकी लाश उठाता है और उसे राजकुमार के ताबूत में ले जाता है और उसे ठीक करने की उम्मीद करता है। वह उसके साथ अंदर लेटता है और जैसे ही वह अपनी माथे को उसके माथे से छूता है, उसे उसके यादों का एक दृश्य मिलता है। यांग पिंग को छोटे बच्चे के रूप से शक्तियां मिली थीं, जिसमें जीवों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती थी, लेकिन उसकी मां ने उन्हें उपयोग करने से मना किया था। जब तक उसने उसे नीली आग में जलते नहीं देखा, तब तक उसे समझ में नहीं आया कि उसकी मां दानवों की वंशज थी जो मानव रूप धारण कर चुकी थी और सामान्य लोगों से शादी कर चुकी थी। इसीलिए प्रोफेसर यंग ने अपनी पूरी जिंदगी
टॉवर का शोध किया। वह आशा करते थे कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस भाग्य से बचा सकेंगे जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। गुफा में गिरने से बचने का एकमात्र कारण यह था कि यंग पिंग ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन सभी को पुनर्जीवित किया था। जैसे ही संबंध समाप्त होता है, यंग पिंग हुबाई से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और निवेदन करती है कि वह उसके पिता को खोजने की कोशिश करना न छोड़े। हुबाई इस इच्छा का सम्मान करता है और खोज जारी रखने के लिए अपनी टीम के साथ ऊंटों पर रेगिस्तान छोड़ देता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।